गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग रानी दुर्गावती शीर्षक कहानी का अध्ययन करेंगे। यह एक ऐतिहासिक कहानी है, अर्थात इतिहास से संबंधित कहानी है, जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो पहले हम आचार्य महावीर प्रसाद की जीवनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 ईस्वी को रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। यह एक महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की है। हिंदी साहित्य के विकास में अविस्मरणीय योगदान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का रहा है। यह एक कुशल निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक थे। इनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1938 ईस्वी को रायबरेली में हुई। इनके साहित्यिक योगदान के कारण ही आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय युग को द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। 1900 से 1920 तक के हिंदी साहित्य के समय को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आपने भारत की अनेक वीरांगनाओं का नाम सुना होगा, वीर स्त्रियों का नाम सुना होगा, जैसे चांद बीबी, जोधाबाई, रानी लक्ष्मीबाई। इन्हीं वीरांगनाओं में एक थी रानी दुर्गावती। आज हम लोग रानी दुर्गावती की कहानी पढ़ेंगे। जिस समय अकबर की कीर्ति का झंडा उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फहरा रहा था, उसी समय जबलपुर के निकट एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम गढ़मंडल था। वहाँ की रानी की स्वतंत्रता की अग्नि की लपट से, आग की लपट दूर दूर तक अपना प्रकाश फैला रही थी। जिस अकबर की बल को बड़े बड़े प्रतापी राजा सहन नहीं कर सके, उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिए। उसकी अवहेलना यह रानी निडर होकर बिना किसी भय के कर रही थी, यानी अकबर के बल विक्रम की उपेक्षा कर रही थी। वह रानी थी रानी दुर्गावती, यानी रानी दुर्गावती अकबर के बल विक्रम की अवहेलना कर रही थी बिना किसी भय के। रानी दुर्गावती कन्नौज के राजा चंदन राय की पुत्री थी। जब यह विवाह के योग्य हुई तो चंदन राय ने राजपूताने में योग्य राजकुमारों की तलाश करना शुरू कर दी। अर्थात चंदन राय चाहते थे कि रानी दुर्गावती का विवाह एक राजपूत घराने में हो, इसलिए उन्होंने राजपूत घराने के राजकुमारों में योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन दुर्गावती गढ़मंडल के राजा दलपत शाह की वीरता पर मोहित थी। यह बात चंदन राय को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि
वो इनका विवाह राजपूत घराने में कराना चाहते थे। जब यह समाचार दलपति शाह को मिला तब उसने बाहुबल से रानी दुर्गावती को प्राप्त करना चाहा। इसलिए दलपति शाह और चंदन राय के बीच घमासान युद्ध हुआ और अंत में विजय दलपति शाह को मिली, जो रानी दुर्गावती के मनोवांछित वर थे, जिनसे रानी दुर्गावती विवाह करना चाहती थी। जब दुर्गावती और दलपति शाह गढ़मंडल पहुंचे तो विधि विधान पूर्वक रीति रिवाज के अनुसार इन दोनों का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। वीर नारायण अभी मात्र 3 वर्ष के थे, बहुत छोटे थे। उसी समय दलपति शाह परलोकवासी हो गए, यानी दलपति शाह की मृत्यु हो गई और गढ़मंडल का सिंहासन सूना हो गया। रानी दुर्गावती ने वीर नारायण को गद्दी पर बैठाया और स्वयं शासन का देखभाल करने लगी। वे अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखती थी, अर्थात अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं का हमेशा ध्यान रखती थी। रानी दुर्गावती यह जानती थी कि मुगलों की दृष्टि उनके छोटे से राज्य पर किसी न किसी दिन जरूर पड़ेगी, इसलिए वह अपनी सेना को सुसज्जित किया करती थी। समय समय पर अपनी सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया करती थी। रानी के त्याग, उनकी योग्यता और तत्परता की बात अकबर तक पहुंच गई। अकबर के अधिकारी गढ़मंडल को मुगलों के अधीन करने की सलाह देने लगे, यानी अकबर को बार बार उसके अधिकारी यह सलाह देने लगे कि गढ़मंडल को भी मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया जाए। लेकिन उदार हृदय अकबर यह करना उचित नहीं समझा, यानी गढ़मंडल को अपने अधीन करना उचित नहीं समझा। लेकिन बार बार अधिकारियों के कहने पर आखिर वह मान गया। बार बार अधिकारियों के कहने पर, बार बार उसके अधिकारी जब यह कहने लगे तो अकबर मान गया। उसने आसफ खान नाम के एक सरदार को गढ़मंडल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जब यह समाचार दुर्गावती को मिला तो वह भयभीत नहीं हुई, वह डरी नहीं, बल्कि शेरनी के समान क्रोधित होकर अपने क्षत्रियत्व का परिचय देना चाहा। वह जानती थी कि अकबर के पराक्रम के आगे उनको विजय प्राप्त नहीं होगी, उनको जय लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण से श्रेयस्कर युद्ध भूमि में वीर गति को पाना समझा। स्वाधीनता की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में मर जाना उन्होंने अच्छा समझा। जब यह बात रानी दुर्गावती की प्रजा को मिली तो उनकी प्रजा भी अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए तत्पर हो गए। देखते ही देखते 8000 घुड़सवार सैनिक उपस्थित हो गए। रानी दुर्गावती भी मुंड मालिनी माँ चामुंडा, देवी चामुंडा की बात घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतर पड़ी। इधर आसफ खां को यह लगा कि अकबर के बल विक्रम
के आगे उसकी प्रचंड प्रताप की ज्वाला से भयभीत होकर के रानी दुर्गावती आत्मसमर्पण कर देंगी। इसलिए आसफ खां ने मात्र 5000 अश्वारोही सेना अपने साथ लिए और युद्ध करने चला आया। रानी दुर्गावती के सैनिक पूरे उत्साह के साथ शत्रुओं पर वार करने लगे और इस तरह से शत्रु हार करके भागने लगे। आसफ खां बहुत मुश्किल से युद्ध भूमि से अपनी जान बचाने में सफल हुआ। जब यह समाचार अकबर को मिली कि आसफ खां युद्ध भूमि से पलायन कर गया है, अर्थात युद्ध भूमि से भाग गया है, तो वह बहुत लज्जित हुआ। अकबर को बहुत लज्जा आई कि उसके एक सरदार एक स्त्री से हार करके युद्ध भूमि से भाग आया है। 1.5 वर्ष के अंदर अकबर ने 1.5 वर्ष के अंदर ही एक विशाल सेना के साथ आसफ खां को पुनः गढ़मंडल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। यानी एक बार फिर अकबर ने गढ़मंडल पर आक्रमण किया। इस बार भी रानी दुर्गावती के सैनिकों ने अपने प्रचंड बल विक्रम का प्रदर्शन किया, युद्ध भूमि में अपना प्रचंड बल विक्रम दिखाया। इसका परिणाम यह हुआ कि आसफ खां के जो सैनिक थे वह उनकी क्रोध की ज्वाला में पतंगे की भांति कटते चले गए और इस तरह से एक बार पुनः आसफ खां की हार हुई। इस हार के बाद आसफ खां अकबर को अपना मुंह दिखाना उचित नहीं समझा। उसे बहुत लज्जा आई और दूसरी बार हार के बाद वह अकबर के सामने उपस्थित होना उचित नहीं समझा। साथ ही साथ आसफ खां को यह भी विश्वास हो गया कि गढ़मंडल पर गुप्त चाल के द्वारा, कूटनीति के द्वारा ही विजय प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आसफ खां ने रानी के अधिकारियों के बीच मतभेद उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उनके अंदर धोखे की भावना उत्पन्न किया, लालच दे करके धोखा देने के लिए उत्साहित करने लगा। उनके बीच विश्वासघात का बीज बोया। रानी के सैनिकों में मतभेद उत्पन्न हो गया, फूट उत्पन्न हो गई और अब रानी को यह विश्वास हो गया कि इस बार विजय प्राप्त करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी वह आसफ खां से युद्ध करने से पीछे नहीं हटी। वह चाहती थी कि वह युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करे, किसी के आगे आत्मसमर्पण न करे। वह अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए वीर गति पाना श्रेयस्कर समझती थी, इसलिए वो युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटी। इस बार आसफ खां की सेना असंख्य थी। रानी दुर्गावती और आसफ खां के बीच बड़ा ही लोमहर्षक युद्ध हुआ। लोमहर्षक यानी रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध हुआ। रानी का 14 वर्षीय पुत्र वीर नारायण युद्ध भूमि में घायल हो गया और वह घोड़े से गिर गया। लेकिन रानी का ध्यान युद्ध से नहीं भटका। यह देखने के बाद भी कि उनका पुत्र युद्ध भूमि में घायल गिरा हुआ है, उनका ध्यान नहीं भटका, वह विचलित नहीं हुई। रानी के कुछ
सैनिकों ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रख दिया और आकर के रानी से प्रार्थना किया कि वह अपने पुत्र का अंतिम दर्शन कर ले। लेकिन रानी दुर्गावती ने कहा, यह समय पुत्र से मिलने का नहीं है। मुझे हर्ष है, खुशी है कि मेरा पुत्र युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ है। अब मैं उससे देवलोक में ही मिलूंगी, अर्थात मृत्यु के पश्चात ही मैं अपने पुत्र से मिलूंगी। रानी ने देखा कि अब वह शत्रुओं के हाथों पकड़ी जाएंगी। इस भय से रानी दुर्गावती ने आखिरी बार गढ़मंडल की ओर देखा और अपने ही खड्ग के द्वारा, अपने ही तलवार के द्वारा अपना प्राणांत कर लिया, अपने प्राणों का अंत कर लिया। रानी के मृत शरीर को उनके सिपाहियों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और रानी दुर्गावती तथा वीर नारायण का एक ही साथ सुरक्षित स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह रानी दुर्गावती ने अपने प्राणों का बलि दे दिया, लेकिन अपने स्वाभिमान और देश के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। रानी दुर्गावती ने अपने स्वाभिमान और देश के सम्मान पर कोई आँच नहीं आने दिया। अपने जीते जी अपने देश पर कोई आँच आने नहीं दिया। रानी दुर्गावती के साहस और वीरता की गाथा में कहानी भारत की स्त्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यानी भारतीय जो स्त्रियां हैं वह रानी दुर्गावती की वीरता और बलिदान की कहानी सुनकर के प्रेरित होती हैं। इस तरह से यह रानी दुर्गावती की कहानी समाप्त हुई। आप सभी लोग इस कहानी को पुनः एक बार पढ़ेंगे और इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ को याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।